दर्शकों, क्राइम सीन पर सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही नहीं बोलते, बल्कि कई बार इंसान का जो बिहेवियर होता है वो भी सच बोल देता है। बिल्कुल, कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज, कभी लाई डिटेक्शन और कभी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। आज के समय में इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल बदल चुका है। जी हाँ, और इसी साइंस को कहा जाता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, यानी कि ऐसे इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स जो कि क्रिमिनल माइंड को समझकर सच को सामने लेकर आते हैं। जी हाँ दर्शकों, और इसी खास विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान, फॉर्मर डीजीपी जसपाल सिंह जी, आईपीएस रिटायर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो आज हम बात कर रहे हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी की। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आप हमें समझाइए कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी होती क्या है, और ये जो मॉडर्न क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसका रोल, इसकी भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नॉर्मल साइकोलॉजी के टूल्स को इन्वेस्टिगेशन के अंदर और अन्य जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उस वक़्त जब हमें किसी भी क्राइम सीन से या किसी भी आई विटनेस से, जिसको हम चश्मदीद गवाह भी कहते हैं, उससे कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती जिससे कि हम अपराध की विवेचना में हमें मदद मिल सके। तो उस वक्त हम देखते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करते हैं, या कोई अगर सस्पेक्ट है तो उसके ऊपर ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज्ड हैं, उनको यूज़ करके हम ये कोशिश करते हैं कि अपराधी के माइंड के अंदर जो छिपा हुआ सत्य है उसको हमें कैसे बाहर निकालना है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि हम इसको रैंडमली नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। इसके अंदर हमें पहले तो जो विक्टिम है या वो मुर्जिम है उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है। और अदालत के जरिए भी उसकी कंसेंट लेना जरूरी है। अच्छा, क्रिमिनल की भी कंसेंट लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 23 के अंदर ये एक फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी अपराधी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जिसको हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं, या हम उसको कानून की भाषा में टेस्टिमोनियल कंपल्शन भी बोलते हैं कि आप किसी भी अपराधी को ऐसी कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जो उसको इंक्रिमिनेट कर सके, जिसको हम राइट टू साइलेंस भी कह सकते हैं। तो ऐसे में सर सवाल ये है कि अगर हम ट्रेडिशनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें और इसके साथ ही हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी बेस्ड अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो परंपरागत इन्वेस्टिगेशन है जी, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अपराध के सीन पर उसको जो भौतिक तथ्य प्राप्त होते हैं, जो कि फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या फुट मार्क्स हो सकते हैं, या उस अपराध को होते हुए किसी आई विटनेस ने देखा है, उसकी स्टेटमेंट हो सकती है, जिसको के बाद में आप अदालत के अंदर एज ए विटनेस पेश कर सकते हैं। लेकिन इस सारी परंपरागत इन्वेस्टिगेशन में मेन लिमिटेशंस ये होती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो कभी कभार झूठ भी बोल सकते हैं जी, अपनी स्टेटमेंट से मुकर भी सकते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसका के फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी एक हिस्सा है, इसके अंदर इनकंट्रोवर्टिबल, जो हम कह सकते हैं कि जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है, ऐसी एविडेंस होती है। प्लस कई बार बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, बहुत ही गुंजलदार केसेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सीरियल किलर्स होते हैं, जैसे आपने देखा नथारी में भी इस तरह की बहुत सालों पहले वारदातें हुई थी। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स अपराध हैं उनके बारे में कई बार कोई भौतिक एविडेंस या भौतिक तथ्य जो हैं वो नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस तरह की जांच को आपको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए साइकोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, जिसको आप साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं।
पॉलीग्राफ भी कह सकते हैं, नार्को एनालिसिस भी कह सकते हैं। एक और नई साइंटिफिक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर, जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ की मदद से व्यक्ति के ब्रेन के अंदर ऐसी कौन सी मेमोरी छिपी हुई है जो अपराध से संबंध रखती है। इसका ये प्रिंसिपल रहता है बियोस का, जो ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस है, कि एक तो कंसेप्चुअल नॉलेज होती है। अगर मैं आपको किसी अपराध के बारे में बताऊं तो जो आपके ब्रेन में नॉलेज जाएगी वो कंसेप्चुअल नॉलेज रहेगी। लेकिन अगर आप किसी अपराध में फिजिकल तौर पर शामिल हैं, जहाँ आपने वो अपराध किया है, तो जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन सेव्ड है, उसको हम ये कहते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ऐसी ज्ञान, ऐसी नॉलेज, ऐसी सूचना जिसका आप हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो आपने बड़ी खतरनाक हम कई टूल्स है, न्यूरॉन्स तक पहुंच जाते हैं। तो हम टेक्निक्स की यहाँ पर बात करें कि इस्तेमाल की जाती हैं, तो जानना ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं जिससे कि हम जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके जो बिहेवियर है या उनकी जो भी कंडीशन है उसे समझने के लिए, तो क्या क्या टेक्निक्स का यूज़, साइकोलॉजिकल टूल्स का यूज़ किया जाता है? जी, पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रिमिनल के ऊपर ही ये टेक्निक यूज़ करनी है। अच्छा। कई बार ऐसे विक्टिम भी होते हैं जो कि कम्पिटेंट नहीं है गवाही देने के लिए, विटनेस छोटा बच्चा है या मूक और बधिर कोई व्यक्ति है। अगर उस तरह की स्टेटमेंट है तब भी हम वैज्ञानिक जो साइकोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक अपराध की विवेचना का संबंध है, उसके अंदर आपने देखा कि सबसे पुरानी जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो लाई डिटेक्शन, या जिसको हम पॉलीग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो मानसिक व्यवस्था है उसका संबंध हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है। कि मान लीजिए आपके मन में जहाँ आप कोशिश कर रहे हैं झूठ बोलने की, तो डेफिनेटली आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, करेक्ट, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा स्वेट को रिलीज़ करेंगी। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं पॉलीग्राफ, जिसमें कि आप इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, कफ लगाते हैं उनके पल्स जानने के लिए। तो जब भी आप कभी क्योंकि इस तरह से क्वेश्चनर डिज़ाइन किया जाता है जो ऑपरेटर इस टेस्ट को कंडक्ट करता है, कि वो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करता है जिसको अपराधी सत्य जानता है कि ये सही है, और उसके बारे में अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करता है तो उसको एफर्ट करना पड़ता है। जब वो एफर्ट करता है तो उसके अंदर एक खास तरह की स्ट्रेस पैदा होती है। तो स्ट्रेस जो है वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी में रिलीज होगी, पसीना आएगा जो उसको। तो ऐसे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि अगर हम क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की बात करें तो क्या वास्तव में ये केस सुलझाने में मदद करता है? अगर कोई उदाहरण हो तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, वैसे तो बहुत सारे केसेस में साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। इवन जो मैंने पहले केस बताया था उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया था। एक ऐसा केस था जिसमें एक MBA लड़की थी जिसने अपने पैरामर को प्रसाद के अंदर पॉइजन दे दिया। तो उस केस के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, ये नहीं पता चल रहा था कि क्या मोटिव रहा होगा। तो उसमें भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करके कि पहले कैसे संबंध थे, इसकी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था कैसी है। तो इस तरह से जब हम साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करते हैं तो उससे हमें व्यक्ति के मन के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही थी जब उसने इस अपराध को अंजाम दिया उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट के अलावा मैं और भी जिक्र करना चाहूँ, जैसे नार्को एनालिसिस है। नार्को एनालिसिस को हम कहते हैं ड्रग असिस्टेड इंटरव्यू टेक्निक्स, कि ऑर्डिनरली कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जो उसके मन के अंदर बात है वो आपको नहीं बताए, लेकिन जो इस तरह की कुछ खास ड्रग्स होती हैं जो कि अंडर सुपरविजन उस व्यक्ति को एडमिनिस्टर की जाती हैं, जिससे कि उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है
हर व्यक्ति का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि झूठ बोलना है तो मुझे किस तरह से अपने आप को मजबूत रखना है, तो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो लोअर हो जाता है, जिससे कि वो जो बात हम जानना चाहते हैं उसके बारे में वो हमें बता दें। तो सर ये तो यहाँ पर क्रिमिनल, नॉर्मल क्रिमिनल्स की हमने बात की। अगर हम बात करें साइबर क्राइम की या फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात करें, तो ऐसे जो मामले होते हैं उसमें जो फॉरेंसिक हमारी साइकोलॉजी होती है वो क्या रोल प्ले करती है? देखिए, ऑनलाइन क्राइम्स में अगर आप क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग करें तो ज़्यादातर उसमें युवा व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है। ओके, ठीक है, एज प्रोफाइल जैसे होती है। ओके, यूथ के अंदर एक ये एक टेंडेंसी रहती है कि उनको किक मिलनी चाहिए, तो कई लोग किक लेने के लिए भी इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। ओके, तो जब भी हम कोई ऐसे अपराधी को देखते हैं, कई बार उनके अंदर इकोनॉमिक एडवांटेज की ज़रूरत नहीं होती है कि भी मुझे इस अपराध से कुछ कमाना है, लेकिन दे वांट टू, वो उनमें से एक किक प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप देख लें कि आपस में एक दूसरे के साथ कि हाँ मैंने ये कर दिया, कंपेटिटिवनेस के देखो मैंने कर दिया, या आप देखें कि हैकिंग करते हैं लोग, हैकिंग करके सिर्फ वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके योग्य हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पावरफुल हूँ। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं कि प्रोफाइलिंग करना, वो प्रोफाइलिंग जो है हमें बहुत सारी मदद देती है और उसके बाद हमें ऐसी इंटरवेंशन डिज़ाइन करने में भी मदद करती है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि आपको किस तरह के बिहेवियर से, जो अगर कोई आदमी आपको फ़ोन कर रहा है या कोई आदमी आपको ईमेल भेज रहा है तो कैसे आपको उससे सावधान रहना। बिल्कुल। तो ऐसे में जसपाल जी, एक सवाल ये है हमारा कि बच्चों और महिलाओं को लेकर, क्योंकि ये मामले बहुत संवेदनशील होते हैं, तो ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक जांच जो तकनीक होती है वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं का संबंध है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं जी। तो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में बहुत सारे विक्टिम जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। उनको शॉक महसूस होता है, तो उनकी काउंसलिंग में मनोविज्ञान जो है, ख़ास तौर पे फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, वो बहुत सारी मदद करती है। सिमिलरली अगर बच्चा है, बच्चे के साथ अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो वो भी एक शॉक अवस्था में चला जाता है और महिलाएं कई बार पूरे जीवन में इंटरेस्ट खो देती हैं, जिसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं कि विड्रॉ कर लेती हैं सोसाइटी से, शॉक अवस्था में चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है या काउंसलिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत सारी मदद करती हैं। या जैसे कोई मूक बधिर महिला है, उसके साथ कोई इस तरह का केस हो गया जो एक्सप्रेस करने में असमर्थ है, तो उसमें भी जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो अपने टूल्स का इस्तेमाल करके या उससे उस तरह की इशारे की लैंग्वेज करके अपराधी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। बच्चों के अंदर इसका और भी इस्तेमाल होता है कि अगर बच्चे ने कोई अपराध होते देखा है तो भी उसके अंदर एक फियर का माहौल आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कोर्ट रूम के अंदर विटनेस मतलब अच्छी तरह से गवाही नहीं दे सकता है, तो उसकी कॉम्पिटेंसी को जज करने के लिए कि क्या वो कॉम्पिटेंट है विटनेस बॉक्स में खड़ा होने के लिए, या उसकी एविडेंस को हम विश्वसनीय मान सकते हैं, तो वहाँ पर भी जो कोर्ट्स हैं कई बार किसी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट से उसकी असेसमेंट कराती हैं। ओके, बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट पे जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी से जुड़े जो मामले होते हैं, उन साक्ष्यों की जो कानूनी वैधता होती है वो कितनी मजबूत मानी जाती है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि सबसे पहली बार तो हमारी संविधानिक बार होती है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन या टेस्टिमोनियल कंपल्शन उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर जो भारतीय न्यायालय रहे हैं वहाँ पे उनकी जो टेंडेंसी है, या उनके जो फैसले रहे हैं वो यही रहे हैं कि भी ये वाली एविडेंस जो आप फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल करके हासिल करते हैं, ये एक एक्सटेंट तक, एक हद तक corroborative हो सकती है कि आपको एक इंडिकेशन दे सकती है कि व्यक्ति जो है वो गिल्टी है, पर इसको हम
कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कानून की धाराओं को देखें तो जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, जो उसकी एविडेंस है या उसकी जो रिपोर्ट है, हम उसको एक ओपिनियन मान के चलते हैं जी। जो कानून उसको एक ओपिनियन मानता है कि वो ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, क्योंकि ऐसी टेक्निक से एक बार फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकती है। राइट। तो इस तरह से इसके बेसिस पे सिंपली जो साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आप किसी की कन्विक्शन नहीं कर सकते कि अगर आपके पास सिर्फ यही और यही एविडेंस अवेलेबल है, इसके बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मदद जरूर करती है। सर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो नई टेक्नोलॉजीज है, ये भविष्य में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से बदल सकती हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जितने अगर हमारे देश में साइबर क्राइम्स हो रहे हैं जी, उनमें से मोर देन 70% से ज़्यादा जो अपराध हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। करेक्ट। कि बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है, एडवांस स्टेज पर भी है कि आप हर अकाउंट होल्डर की, हर जो सेविंग अकाउंट्स है या आपका किसी भी तरह का अकाउंट्स है, उसका एक बिहेवियर होता है। आप पैसा जमा कराते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक ये बताने में हमें मदद कर सकती है कि अगर आज इस व्यक्ति के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं और आधे घंटे के अंदर ही ये पैसे निकाल रहा है, जबकि इसका पास्ट बिहेवियर ऐसा नहीं रहा है, तो वहाँ पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो सर, हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि आप हमारी आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि मानसिक व्यवहार से जो जुड़े अपराध हैं और साइबर ठगी से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, इसमें इससे पहले मैं कि आपको साइबर क्राइम के बारे में क्या सावधानियाँ लेनी है कि फ़िज़िकल अपराधों को आप पेट्रोलिंग के जरिए, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग करके रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन साइबर पेट्रोलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है कि आपका एक डिजिटल डिवाइस है, उस पर कोई मैसेज आता है, आपको साइकोलॉजिकली जो क्रिमिनल है वो इस तरह से मैसेज डिज़ाइन करता है कि आप उसको क्लिक करें। आप क्लिक करते हैं, आपके डिवाइस के अंदर कोई ऐसी फाइल खुल जाती है जिससे कि आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को मिलती है। अगर आप कोई पासवर्ड आपके पास आ रहा है तो भी उसके पास जा रहा है। तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, या सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि हमें इसके बारे में सुचेत रहना है और अपनी जो साइबर हाइजीन बोलते हैं हम उसको, कि आपकी जो साइबर हैबिट्स हैं उनको क्लीन रखना है। ऐसा कोई भी अकाउंट या ऐसा कोई भी मैसेज जो है उसको, अगर वो आपसे संबंध नहीं रखता है, या जैसे कहते हैं कि पार्सल आया है, आपने पार्सल भेजा, जब आपने भेजा ही नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। तो आपको इसके बारे में सुचेत रहना है, बेसिकली अवेयर रहना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। तो आज हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेटिव टूल्स इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी और इस पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे फॉर्मर डीजीपी जसपाल सिंह सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।